चैप्टर का नाम है एटम्स। ठीक है, एटम्स का बेसिक जो चीजें हैं ना वो आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा। एटम्स की बेसिक चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि एटम बेसिकली क्या होता था, इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनी मटेरियल या एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटम, है ना। सबसे छोटी जो यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की उसको क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है, आज भी ये डेफिनेशन पढ़ाई जाती है स्कूल में। ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम नॉट ऑफेंडेड। लेकिन एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट, उससे छोटी यूनिट भी होती है। हाँ, एटम बेसिकली स्मॉलेस्ट वो यूनिट है जो बेसिकली क्या करती है, एज ए होल पूरे एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करती है ना। जैसे ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम होंगे तो ओवरऑल क्या होगा, ऑक्सीजन वाली प्रॉपर्टी होगी। यस और नो। जैसे कार्बन है, कार्बन को कार्बन से जोड़ते चले जाओ, क्या बन जाएगा, डायमंड। एक पर्टिकुलर एलिमेंट है डायमंड, मैं बोल सकता हूं, है ना। कार्बन 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 होता है उसमें, और वो बेसिकली क्या है, कार्बन के एटम्स का ग्रुप है। और कार्बन एटम क्या है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करने वाला एक यूनिट है। यस और नो। क्या उसके सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स मिलके उस एलिमेंट को बना रहे हैं, नहीं, पूरा का पूरे एटम्स जब बॉन्ड करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तब जाके क्या होता है, तब जाके क्या बनता है भाई, तब जाके एलिमेंट बनता है। ठीक है ना। अब एलिमेंट जो है उसके अंदर छोटी यूनिट क्या होती थी, पहले बोलते थे ना स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता बोलते थे पहले, क्या थी वो, एटम। एटम की शेप किसी को पता नहीं थी, उतने पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं थे, और रिजल्ट्स नहीं थे, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स नहीं थे, कंक्रीट प्रूफ नहीं था कि भाई कौन से शेप का हम एटम को मानेंगे। तो सबसे पहले एक आए थे हमारे जे थॉमसन। ये कौन बनेगा करोड़पति में, एक क्वेश्चन पूछा था जे थॉमसन के ऊपर। ठीक है, उसमें था कि इनमें से कौन से ऐसे पिता पुत्र की जोड़ी है जिनको दोनों को नोबेल प्राइज नहीं मिला है। तो उनमें एक ऑप्शन था ये, खैर वो अलग बात है। तो जे थॉमसन ने सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल सजेस्ट किया था कि भैया जो एटम है उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज शेल है बाहर की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अंदर एम्बेडेड है, जैसे पुडिंग में प्लम्स होते हैं या फिर वाटरमेलन के अंदर उसके बीज होते हैं, है ना। लेकिन ये रिजेक्ट करने वाला कौन आया, ई रदरफोर्ड, अर्नस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इनके जो रिजल्ट्स थे उन्होंने एक चीज कंफर्म कर दी, क्या, कि ये गलत थे। इन्होंने क्या बोला कि हमने एक बहुत ही पतली 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर की थिकनेस वाली एक गोल्ड की शीट ली है। गोल्ड क्यों लिया, बिकॉज गोल्ड इज मेलिएबल, है ना, उसको मारते रहो मारते रहो मारते रहो, पतली पतली शीट बनती चली जाएंगी उसकी, है ना। तो मेलिएबल मटेरियल गोल्ड लिया इन्होंने, इतनी थिकनेस का। यहां पे एक अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स रख दिया और यहां से अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे, इसके आर पार निकल गए। अगर ऐसा होता एटम, ऐसा होता तो क्या अल्फा पार्टिकल्स आर पार निकल जाते, अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये तो पता है ना आपको, He+2। ठीक है, क्या हुआ, गए, इसके आर पार निकल गए, सारे निकल गए, 99% से ज्यादा। बचे हुए जो था एक दो, वो क्या हुआ, एक दो तो डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, और एक क्या हुआ, कई हजारों में एक रिफ्लेक्ट हो गया। यहां पे एक उन्होंने जिंक सल्फाइड की ZnS की स्क्रीन रखी हुई थी, वो एक अल्फा पार्टिकल इधर से टकरा के और वापस आया, तो यहां पे क्या हुआ, उनको लाइट देखने को मिली। इससे उनको ये पता चला कि भैया बहुत ही पतली शीट कर दी है हमने, इसके अंदर बहुत, जो हमारा बहुत पतला वाला शीट है, इसके अंदर बहुत ही गिने चुने एटम्स होंगे उस पतली सी शीट के अंदर, एलिमेंट है वहां पे नो डाउट, लेकिन आर पार अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, एटम्स हैं और उनके आर पार निकल रहे हैं, मतलब एटम के अंदर ज्यादातर जगह क्या है, खाली है। मान लीजिए कि ये आपका रीजन है जिसमें एटम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इसके आर पार निकल जाते हैं, और जो सेंटर है यहां पे क्या है हमारा, एक पॉजिटिवली चार्ज डेंस मास है। ठीक है, क्या बोला,
पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस बोल दिया उन्होंने इसको, न्यूक्लियस नाम उन्होंने दिया था, न्यूक्लियस है जो क्या है पॉजिटिवली चार्ज, वेरी डेंस, वेरी डेंस, वेरी डेंस मास, ठीक है। और एटम का 99% से ज्यादा, ग्रेटर देन 90%, या ना मैं कहूं 99% से ज्यादा मास जो है, मास इन न्यूक्लियस है, सही है, ये उन्होंने बोला। और उनके पास कंक्रीट प्रूफ भी था, क्या यहां से अल्फा पार्टिकल जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ये अल्फा पार्टिकल बोलते हो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, है ना, और डिफ्लेक्ट हो गए ना अपने रास्ते से, डिफ्लेक्ट हो गए बोल तो यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, मान लीजिए यहां से एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये इसके बहुत नजदीक से गुजरा, जब नजदीक से गुजरेगा तो क्या करेगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, बोलो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, यहां गया तो बोलो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, बोलो क्या हो गया, ये अपने रास्ते से स्लाइटली डेविएट, सही है। तो डेविएटेड पार्टिकल्स का एक्सप्लेनेशन हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और कोई मना नहीं कर सकता इसको, क्यों नहीं कर सकता, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता, वो रिजल्ट है, देखो हमने ऐसा किया तो इसलिए ये ऐसा आया हुआ, ऐसा आया तो कहीं ऐसा ही हो रहा होगा, तो हम तो क्या करते हैं क्लास में, पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। जब हम थ्योरी डेवलप करते हैं तो क्या होता है, पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अच्छा ऐसा रिजल्ट आ रहा है तो इसका कारण ऐसा ऐसा रहा होगा, उसके हिसाब से थ्योरी बनती है ना। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी है आपने, वो क्यों है, अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरी बनाएंगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो है उनको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो बोलो डेविएट हो गए, और क्या हुआ, He+2 काइनेटिक एनर्जी के साथ गया, इससे टकराया और वापस आ गया, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मोर देन 90 डिग्री, यहां पे क्या था, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन लेस देन 90 डिग्री, ऐसे जा रहा था, 30 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गया, 60 हो गया, लेकिन कुछ केस में क्या हो रहा था, 90 डिग्री से ज्यादा का डिफ्लेक्शन हो रहा था, यानी कि हैवी पार्टिकल, ऑब्वियसली हैवी पार्टिकल है, 4 है इसका मास, ये गया इससे टकराया और पूरी तरह से आ गया, और शीट पे कोई भी असर नहीं हुआ, ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल जाके टकराएगा और अपना मोमेंटम कुछ ना कुछ ट्रांसफर करेगा, शीट कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुई, जो इसका न्यूक्लियस है वो डिस्टेबलाइज नहीं हुआ, टूटा नहीं, क्या किया, बस इसको चुपचाप इधर भेज दिया, टकराया गया, मतलब यहां पे बहुत हैवी मास है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और इतना हैवी है कि 99% से ज्यादा मास एटम का जो है न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, सही है, कोई मना नहीं कर पाया इसके रिजल्ट्स को। फिर वो बोले कि भैया इलेक्ट्रॉन कहां है, अच्छा आप ये पूछोगे कि उनको एटम की शेप नहीं पता थी, लेकिन उनको ये जरूर पता था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कैसे पता था, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हो चुका था पहले, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन पहले हुआ, एटम की शेप बाद में डिस्कवर, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बोले कि भैया बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहां है, ये तो है, वो बोले कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं, और इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, ऑर्बिट्स का तो मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं कहा, आई डोंट रिमेंबर, ऑर्बिट्स का नाम नहीं लिया ना उन्होंने ये कहा कि बस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और अगर वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं तो वो ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं जैसे अर्थ सन के अराउंड घूमती है, या जो बाकी प्लेनेट से सन के अराउंड घूमते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। ये एक्सप्लेनेशन दिया, पेपर पब्लिश कर दिया, लोगों ने पढ़ा, अरे वाह ये तो एक नई डिस्कवरी है, लेकिन उनको एक क्वेश्चन पे डाउट हो गया कि इलेक्ट्रॉन गड़बड़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, मतलब एक्सेलरेटेड है, सर्कल में घूमने वाली चीज हमेशा एक्सेलरेटेड होती है, और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल A≠0 बोलो क्या एमिट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा है, मतलब एनर्जी लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा, एनर्जी लूज करेगा तो एनर्जी लूज करने से न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाना चाहिए, है ना, और अगर न्यूक्लियस के अंदर वो गिर गया मतलब इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, मतलब एटम अनस्टेबल हो गया, और अगर एटम अनस्टेबल हो गया तो ये तो गलत बात हो गई ना, हमारे एटम तो स्टेबल है, यूनिवर्स के एटम्स तो स्टेबल है,
है कि नहीं है भाई? गलत बोल दिया, मानते ही नहीं हम इसको। हाँ, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज बीच में है, बहुत डेंस है, 99% से ज्यादा मास है। इन बातों को कोई भी नकार नहीं पाए, इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर हमारे एक ग्रेट साइंटिस्ट नील्स बोर ये आए, ये बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है, ये रिजल्ट्स को तो हम मना कर नहीं सकते, क्या करें? इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के लिए एक और थ्योरी बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक साथ नहीं घूमते सारे, वो फिक्स्ड एनर्जी की ऑर्बिट में घूमते हैं। किसमें घूमते हैं? फिक्स्ड एनर्जी की ऑर्बिट में। और जब वो उसमें घूमते हैं तब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं करते, और उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है? क्वांटाइज्ड रहता है। अब ये क्वांटाइज्ड का मतलब पता है आप लोगों को? क्वांटाइज्ड मतलब एक फिक्स्ड का मल्टीपल रहता है हमेशा। जैसे रुपी अगर हमारी करेंसी की यूनिट है तो हम क्या बोलेंगे? 1 रुपी है या 2 रुपी है या 3 रुपी है, ये तो नहीं बोलेंगे 1.5 रुपी, अगर वो पर्टिकुलर यूनिट है तो। सही है, जैसे एक पैसा, एक पैसे के हिस्से तो नहीं कर सकते ना अभी। तो बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम जो है, इट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग इन एन ऑर्बिट अराउंड ए न्यूक्लियस is quantized and it is the integral multiple of h by 2 pi। मतलब इसका इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इसको n से मल्टीप्लाई करके nh by 2 pi होता है। कौन? एंगुलर मोमेंटम विच इज mvr। mvr इज इक्वल टू nh by 2 pi। नहीं आई बात समझ? सही है, n की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 ऐसे, 0 नहीं 1 2 3 4, n की वैल्यू 1 2 3। तो उन्होंने ये जो रिजल्ट दिए, इसके बाद डी ब्रोगली ने भी कहा कि अच्छा सही कह रहे हैं आप, मेरा जो रिजल्ट था कौन सा? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी वाला ना। देखो, इससे मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं और इससे मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, और दोनों की बातें सच हो गई, मैच हो गया। वो भी आएगा टॉपिक कि डी ब्रोगली ने कैसे एक्सप्लेन किया बोर्स पोस्टुलेट्स को। पोस्टुलेट्स मतलब थ्योरी के पॉइंट, समझ में आया? तो यहां पे हमारे हो गए हैं नील्स बोर के, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी भी क्या कर दी इन्होंने? एक्सप्लेन कर दी। सारी चीजें हो गई, शेप डिटरमाइन हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी वो भी एक्सप्लेन हो गई। इन्होंने भी कमेंटबाजी कर दी डी ब्रोगली ने। अच्छा, अब एक आती है चीज हमारे पास, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या किया जाता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला क्या केस था? एक ट्यूब ली गई, ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स थे, हाइड्रोजन गैस थी, H एटम्स थे, H2 गैस नहीं थी, H एटम्स थे। या फिर बोल दो कि H2 गैस थी, उसको हीट करने लगे, इतनी एनर्जी मिल गई कि क्या हुआ? H2 वाला जो बॉन्ड था, H2 था ना जो, वो HH हो गए। अब HH हो गए तो क्या होगा? एटम सब फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। फिर उन्होंने ये नोटिस किया कि जो H एटम्स का जो यहां पे ग्रुप है इस ट्यूब के अंदर या इस वेसल के अंदर, जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसमें से एक पर्टिकुलर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रही है। क्या हो रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रही है। और जब उन्होंने एमिटेड रेडिएशन के बारे में जाना तो उनको यह पता चला क्या कि हाइड्रोजन एटम इज एक्चुअली एमिटिंग फोटोन्स। यहां पे जो हाइड्रोजन एटम्स है ना, हम इसको हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहे हैं ऑफ सम गिवन वेवलेंथ्स। यहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एमिट हो रही है, दे हैव फिक्स्ड वेवलेंथ्स, मल्टीपल फिक्स्ड वेवलेंथ्स। सही है, जैसे कि λ1, λ2, λ3, λ4, ये 4 वेवलेंथ ऑब्जर्व हो रही है बोला, और एग्जैक्टली यही हो रही है, और कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि λ1 और λ2 के बीच में कोई वेवलेंथ नहीं है, λ2 और λ3 के बीच में कोई वेवलेंथ नहीं है, 3 और 4 के बीच में कोई वेवलेंथ नहीं है।
इसको एक्सप्लेन करना भारी हो रहा था इनके लिए, ठीक है। फिर उन्होंने जो पोस्टुलेट्स दी थी उसकी मदद से एक्सप्लेन किया जा सका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रा बहुत सारे है ना, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन किया गया, इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, नील्स बोर ने बोला इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स में घूमते हैं, यस और नो। इसकी एनर्जी लोअर, इसकी एनर्जी हायर, उसके बाहर वाले की एनर्जी उससे भी हायर, उसके बाहर वाले की इससे भी हाई, यस और नो। अब हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम उसके पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है भैया। बोला जब हम इस सैंपल को हीट कर रहे हैं, किसको, इस सैंपल को हीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है। और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर क्या बोल रहा है, भैया मैं नहीं रुकता, मैं तो पार्टी करूंगा घर से बाहर जाके, ठीक है। घर से बाहर निकलेगा मतलब अपनी ग्राउंड स्टेट छोड़ के बाहर भाग जाएगा, सही है। ये कहीं पे भी जा सकता है, ये यहां पे भी जा सकता है, ये यहां भी जा सकता है, ये यहां भी जा सकता है, ये कहीं पे भी जा सकता है, सही है। अब ये बाहर चला गया, घर से बाहर चला गया, पैसे खत्म हो गए, मतलब एनर्जी खत्म हो गई। अब क्या करेगा, लौट के घर आएगा, ठीक है। लौट के घर आने के क्या तरीके हैं, सीधा घर पे भी आ सकता है, सही है ना, रुक रुक के भी आ सकता है ना। बोलो दो दो छोड़ के भी जा सकता है, तीन छोड़ के फिर एक या फिर तीन, ऐसे कर करके भी जा सकता है, कई पॉसिबिलिटी है। तो जब भी ये डाउनवर्ड जंप करेगा, अपवर्ड जंप करेगा कैसे, हीटेड सैंपल से एनर्जी ले रहा है, हीट से एनर्जी ले रहा है, और जब वापस आएगा तब एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। भाई हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट में जाएगा तो एनर्जी लूज करके ही जाएगा। एनर्जी लूज करके जाएगा तो कैसे लूज करेगा, फोटोन की फॉर्म में एनर्जी लूज करेगा। और वो फोटोन, बोलो इसकी एनर्जी फिक्स, इसकी एनर्जी फिक्स, जब यहां से यहां जंप किया तो इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप वो भी फिक्स। भाई दोनों की एनर्जी फिक्स है ना, तो एनर्जी गैप भी तो फिक्स है। और अगर दोनों का एनर्जी गैप फिक्स है तो यहां पे जंप करने पे जो hc/लैम्डा वाला फोटोन निकल रहा है उसकी लैम्डा भी क्या होगी, फिक्स, सही है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन इज फिक्स, यानी कि लैम्डा इज ऑल्सो फिक्स। अच्छा यहां से यहां जंप कर रहा है 3 से 1 में, तब भी क्या हो रहा है, फिक्स, सही है। बोलो यहां पे जो एनर्जी का ट्रांजिशन हुआ है वो पहले वाले से कम है कि ज्यादा है, ज्यादा, तो उसकी यहां से यहां वाले के जंप की जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, यानी कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है। ये लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2 है ना, तो बोलो लैम्डा 2 इज लेस देन लैम्डा 1, सही है, कोई भी दिक्कत है इसमें। तो फिक्स्ड वेवलेंथ हमारे पास निकल रही थी। दूसरे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तब भी यही हो रहा है, जर्मनी जाके लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तब भी यही हो रहा है, फ्रांस जाके किया तब भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मतलब यही एग्जैक्ट यही वेवलेंथ निकल रही है जो हमने एक बार ऑब्जर्व की थी, बार बार यही निकल रही है। मतलब एनर्जी ऑफ द स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, और जब इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जंप करके नीचे जंप करेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी क्या होगी, फिक्स, यानी कि वेवलेंथ भी क्या होगी, फिक्स। तो ये जो बात है कि भैया फिक्स्ड वेवलेंथ की वो एनर्जी आ रही है हमारे पास, सॉरी फिक्स वेवलेंथ की जो रेडिएशन आ रही है हमारे पास, ये एक्सप्लेन करने वाले कौन है, बेसिकली नील्स बोर, क्योंकि इन्होंने ही बोला था कि क्या फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है लेकिन एनर्जी रेडिएट नहीं करता, सही है। तो ये बेसिक है इस चैप्टर का। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको इस स्टेट की एनर्जी बता दूं और इस स्टेट की एनर्जी बता दूं, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा तब जो निकलने वाली वेवलेंथ होगी, क्या आप मुझे वो बता पाएंगे? यस ऑब्वियसली, बोलिए E2 इज द हायर एनर्जी लेवल एंड E1 इज द लोअर एनर्जी लेवल। E2 माइनस E1 किया, दिस इज द एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ने रिलीज किया, किसकी फॉर्म में करेगा बोलो, फोटोन की फॉर्म में, और दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू hc/लैम्डा और h इंटू f, यानी कि h। यस और नो, कोई भी दिक्कत है? बेसिकली आपसे इस चैप्टर में क्या पूछे जाएंगे, लैम्डा पूछे जाएंगे, ठीक है। लैम्डा की फॉर्मूले आ जाएंगे आपके पास, बोलो hc को इधर भेज दोगे कुछ फिक्स हो जाएगा वगैरह वगैरह, 1/लैम्डा की वैल्यू आती रहेगी आपके पास, यही बात समझ। अभी जो मैंने बताया उसमें कोई डाउट बचा है? अब यही जो बातें मैंने आपको बताई है यही क्या होगा, इस चैप्टर में चलेगी। चैप्टर में बेसिकली इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये जो हाइड्रोजन एटम था इसकी वजह कोई और एटम हो सकता है, उसका एनर्जी एब्जॉर्ब करने का तरीका जरूरी नहीं कि वो हीट करने से ही हो, कोई दूसरी चीज भी उसको एनर्जी दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल
मेरे पास एक बड़ा सा कोई एटम है, ठीक है, मान लो कि मरकरी का एटम है या कुछ भी है, मतलब कोई भी एटम आप अज्यूम करो, आयरन है, कुछ भी है, ठीक है, वो आराम से रखा हुआ था। एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन आया, ठीक है, वो उससे टकराता है। ऑब्वियस सी बात है, जो टकराएगा तो उसकी खुद की एनर्जी लूज होगी, यस और नो? पूरा का पूरा एटम एनर्जी गेन करेगा। अब वो एनर्जी किसके पास हो सकती है? इलेक्ट्रॉन भी उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो वो क्या करेगा? जंप करेगा ऊपर, और फिर वो क्या करेगा? वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो क्या होगा? एक फोटोन रिलीज होगा, उस फोटोन की वेवलेंथ बतानी होगी। क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, सही है? तो ये हमारा मोटा मोटा चैप्टर है। उससे अगला एटम्स जो है, इससे अगला चैप्टर होगा न्यूक्लियाई, या मतलब न्यूक्लियस का मल्टीपल, ठीक है ना? न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, इसका प्लूरल होता है न्यूक्लियाई, ठीक है? बहुत सारे न्यूक्लियस, इज न्यूक्लियाई, ठीक है? न्यूक्लियस मत बोलना, अनपढ़ लगोगे। न्यूक्लियस वाला जो चैप्टर है, न्यूक्लियाई वाला जो चैप्टर है, उसमें हम इसके ऊपर बात करेंगे। पहले यहां बात हो गई, फिर इसकी बात करनी है कि जो हमारे न्यूक्लियस हैं, कौन से स्टेबल होते हैं, कौन से अनस्टेबल होते हैं, है ना? सबसे वाइडली यूज्ड मेटल कौन सा है दुनिया में? आयरन। क्यों है? क्योंकि उसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना? जो आपके ये होते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, यूरेनियम होता है और थोरियम होता है ना? कई तरह के आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, वो रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, और जब उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं तो क्या होता है? वो न्यूक्लियस ब्रेक करता रहता है, ठीक है? बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं। अब उनको बाइंड करने वाला कौन है? न्यूक्लियर फोर्स, और उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो एक पॉइंट के बाद क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिकम्स टू मच फॉर द न्यूक्लियस टू हैंडल, एंड द न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू पीसेस। जब वो न्यूक्लियस दूसरे दो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो इधर जाने वाला जो एलिमेंट है, या हमको इधर जाने वाला जो न्यूक्लियस है, अपने बराबर ही, जितना इसके पास चार्ज होगा पॉजिटिव, उतने ही अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को लेके इधर भाग जाएगा, ये वाला इधर इलेक्ट्रॉन्स को लेके भाग जाएगा, एंड देयर विल बी टू न्यू एटम्स, ठीक है? सही है? कोई भी दिक्कत है? ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा एटम बॉम्ब। क्या होता है एटम बॉम्ब? बेसिकली रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है उसके अंदर, ठीक है? बोलो, मान लो ये बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, इससे कोई चीज टकराती है, रेडियो एक्टिव है ये, कोई चीज इससे टकराई, क्या हो जाएगा? ये और ज्यादा अनस्टेबल हो सकता है ना? या मैं कहूं ये वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी पे था, और मैंने क्या किया? इसको एक न्यूट्रॉन या दो न्यूट्रॉन या तीन न्यूट्रॉन फेंक के मारे इसके, और क्या हुआ? ये और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हुआ, क्या होगा? ये ब्रेक करेगा, और जैसे ये ब्रेक करेगा एनर्जी रिलीज होगी। अनस्टेबल का क्या मतलब है? अनस्टेबल का मतलब क्या है? इट हैज टू मच एनर्जी, है ना? अनस्टेबल है मतलब ये अपनी खुद की एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहा है, ये हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है ना? तो बोलो, ये जब ब्रेक करेगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, बहुत हाई अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और जब एक एटम ब्रेक करता है तो उसकी एनर्जी से क्या होता है? दूसरे एटम्स भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है? यही होता है बेसिकली चेन रिएक्शन। एक टूटा, उससे दूसरे टूट गए, उससे और टूट गए, उससे और टूट गए, और एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के भी हजारवें हिस्से के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, और वो भी इतना पावरफुल कि वो अपने आसपास के 2-4 किलोमीटर के एरिया को फ्लैट कर देता है, सही है? हाइड्रोजन बम होता है, एटम बम होता है, न्यूक्लियर बम जो होते हैं वो इसी कैटेगरी में होते हैं, उनके पीछे की साइंस यही है, ठीक है? मूवी है एक, वो क्या नाम है उसका, आई थी ना अभी, ओपनहाइमर, ठीक है? बाद में देखना, अभी नहीं देखनी। आज के लिए इतना है, ठीक है? कल से थ्योरेटिकल पोर्शन हम शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।